अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 जो कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर बनता है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और इसका पहला आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस। इससे पहले कि हम न्यूक्लियस को पढ़ें स्टूडेंट्स, हमें एक एक्सपेरिमेंट रिकॉल करना है जो कि रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। और उसने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे। और बम्बार्ड करने के बाद उसने ये चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल स्टूडेंट्स सीधे गुजर गए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए और ना होने के बराबर जो थे बाउंस बैक हुए। यहाँ से रदरफोर्ड ने ये चीज़ अखज़ की कि ये गोल्ड फॉयल जिन एटम्स से मिलकर बनी हुई है, उस एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। यानी इस एटम का जो मेजॉरिटी पोर्शन है, मेजॉरिटी ऑफ स्पेस है, दैट इज एम्प्टी स्टूडेंट्स। और इसका सारा मैस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए इस सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट ऑफ एटम को स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखिएगा, ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये सारा जो सफ़ियर आपको नज़र आ रहा है, बड़ा सफ़ियर, ये एटम है। और एटम का जो डायामीटर होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस का डायामीटर होता है, दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। यानी अगर साइज की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ एक एटम अपने न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। अगर आप एटम के डायामीटर को और न्यूक्लियस के डायामीटर को डिवाइड करें तो देखें क्या रिजल्ट आएगा। एटम का डायामीटर 10⁻⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर है। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया और सॉल्व करने पे आपके पास बचा 10⁻5, जिसे हम 1,00,000 भी कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी 100,000। यानी एक एटम साइज में 1,00,000 गुना अपने न्यूक्लियस से बड़ा है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये पूरा जो एटम है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये फुटबॉल स्टेडियम है, तो इस फुटबॉल स्टेडियम में पड़ा हुआ सेंटर पे ये जो फुटबॉल पड़ा है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस का काम करेगा। यानी हमारे पास फुटबॉल स्टेडियम सारा खाली हो और सेंटर पे जस्ट एक बॉल पड़ा हो, तो स्टूडेंट्स ये आप समझ लें एनालॉजिकली एटम की पिक्चर है आपके सामने। अब ये खाली स्पेस के अंदर क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, यू कैन से, लाइक दिस स्टूडेंट्स। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जब भी आपको मैं एटम कहूँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट ऑफ एटम होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका मैस 99.99% ऑफ मैस ऑफ एटम होता है। और सारा पॉजिटिव चार्ज भी इसी न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पार्टिकल्स का मैस किस स्केल में मेजर करते हैं, इन तमाम बातों को अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टॉपिक 12.1, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। इस टॉपिक को टोटल मैंने 12 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 स्टूडेंट्स बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअली जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स बनते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट एटम जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ हाइड्रोजन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जस्ट एक प्रोटॉन होता है। इसलिए प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस ऑफ सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। प्रोटॉन स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका चार्ज का जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, डैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी चार्ज को हम ई से भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। अब मैस ऑफ प्रोटॉन आप बता देंगे यहाँ पे 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है स्टूडेंट्स इसका मैस। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1932 बाय जेम्स चैडविक।
न्यूट्रॉन डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, इसका नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो। और इसका मास डियर स्टूडेंट्स तकरीबन प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप चेक करें, प्रोटॉन का मास था 1.673 टाइम्स 10 पावर माइनस 27 और इसमें आ रहा है 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, यानी मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन बराबर होते हैं। यानी अगर कभी ये पूछा जाए एमसीक्यू में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका मास ज़्यादा होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, दैट इज़ न्यूट्रॉन। लेकिन अक्सर हम इन दोनों के मास को इक्वलेंट ही मानते हैं, तकरीबन सेम मानते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 हेडिंग इज न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली कोई भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, न्यूक्लियाई ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंटेन बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद हैं। हाइड्रोजन वाहिद वो एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, हाइड्रोजन के और आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये आगे चलते हुए हम आइसोटॉप्स में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब किसी भी न्यूक्लियस की पहचान डियर स्टूडेंट्स उस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद से होगी। इसलिए यहाँ पे हम दो नंबर्स डिफाइन करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज एटॉमिक नंबर, जिसे हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। यानी किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। और इसी को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज डिपेंड करता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन पे चार्ज मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ई होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। अब किसी न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज 10e, क्योंकि एक प्रोटॉन पे ई चार्ज है। और इसी तरह अगर 20 प्रोटॉन होंगे तो 20e चार्ज हो जाएगा उस न्यूक्लियस पे। दैट इज वाई एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज चार्ज नंबर। नेक्स्ट नंबर आता है मास नंबर। मास नंबर में डियर स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को काउंट करते हैं, यानी द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं और मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सो मैं मास नंबर को यूँ लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द सम ऑफ न्यूट्रॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मास नंबर है इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी आएगी जिसे हम जी कहते हैं, और साथ में न्यूट्रॉन की तादाद भी आएगी जिसे हम एन से डिनोट करें। यहाँ से अब आप न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए ए में से जी माइनस कर दोगे, यानी आपको किसी भी एलिमेंट या किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है और आप उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालना चाह रहे हो, तो आपने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना। यही आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे इक्वेशन बनाई गई है, n इज इक्वल टू ए माइनस जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड आती है। किसी भी न्यूक्लियस को उसके दो नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर। एटॉमिक नंबर को उस एलिमेंट की सिंबल के नीचे बॉटम लेफ्ट पे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, और इसके मास नंबर को टॉप लेफ्ट पे लिखा जाता है लाइक दिस। यानी कोई एलिमेंट है उसकी कोई सिंबल होगी, एक्स उसकी सिंबल आ गई। अब इसमें कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं ये नीचे शो करेंगे, ये इसका एटॉमिक नंबर होगा, और मास नंबर यानी इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की कोलेक्टिवली तादाद कितनी है वो ऊपर शो करेंगे ए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, where X is chemical symbol of the element, A is mass number and Z is atomic number। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। दिस इज़ हाइड्रोजन। इसी तरह यूरेनियम स्टूडेंट्स एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं विद मास नंबर 235। इसी तरह हम तमाम एलिमेंट्स को कुछ इस अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके न्यूक्लियाई को स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिफाइड मास स्केल। चूंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनके मैसेज इंतहाई स्मॉल हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे हम इन्हें केजी में मेजर करने की बजाय यूनिफाइड मास स्केल में मेजर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल 1 AMU atomic mass unit या 1U is defined as 1/12 of the mass of carbon 12, यानी कार्बन 12 का अगर 1/12 mass लिया जाए इसको डियर स्टूडेंट्स हम 1U कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने इसी चीज़ को 1 AMU पढ़ा होगा, लेकिन फिजिक्स में इसे हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन केजी इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी आपने किसी भी मैथ को U से kg में कन्वर्ट करना होगा तो इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर वैल्यू kg में है और आपने U में कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर पे डिवाइड कर देंगे। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में कि हर मास के इक्विवेलेंट एक एनर्जी होती है विच इज़ गिवन बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू mc²। तो अगर मैं यहाँ पे मास ले लूँ 1U के जो कि केजी में बराबर है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg, और C जानते हो आप कि स्पीड ऑफ लाइट है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करके एनर्जी निकलेगी, वो पहले जूल में आएगी उसे फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1U मैस अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी बनती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। स्टूडेंट्स बुक में सॉल्व नहीं किया गया, डायरेक्टली लिखा गया है, तो जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, लेकिन आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। कैसे? E इज इक्वल टू mc² में 1U वाला मैस डालें, स्पीड ऑफ लाइट डालें, आंसर जूल में आएगा, उस आंसर को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जवाब आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज मैसेज इन एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी कि 1U बराबर है इन kg 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मास ऑफ प्रोटॉन को जब U में देखा जाए तो इट इज़ 1.007276 U। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन को देखा जाए इट इज़ 1.008665 U, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 0.00055 U। एक्चुअली ये तमाम U के अंदर जो मैसेज आए हैं ये कैसे आए हैं? जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास होता है इसको आप डिवाइड कर दें 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg पे, तो ये सारे kgs वाला मास कन्वर्ट हो जाएगा U के अंदर। ये तीन मैसेज U के अंदर कम से कम आपको याद होने चाहिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स आइसोटोप्स। न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इनका Z सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफर करने की वजह से इनका A डिफरेंट होता है, मास नंबर इज डिफरेंट। सो वी कैन से दैट the nuclei of same element having same number of protons or same atomic number but different mass number और different number of neutrons कह लिया जाए, एक ही बात है, are called isotopes स्टूडेंट्स। जैसा कि फेमस एग्जांपल आप हाइड्रोजन की जानते ही हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। पहला प्रोटियम होता है जिसमें न्यूट्रॉन डियर स्टूडेंट 0 हैं, और अगर आप ड्यूट्रियम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद निकालें उसके लिए क्या करते थे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते थे, 2 - 1 इज 1। तो ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन भी साथ आ जाता है प्रोटॉन के। और ट्रीटियम आपके सामने है 1H3, इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद बनेगी 3 - 1 दैट इज 2। तो हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। इसी तरह हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात की जाए तो कार्बन ऑलवेज हैज़ 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होकर आपके पास डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन बनते हैं। जैसा कि इसका पहला जो आइसोटॉप है दैट इज़ C612, यानी इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे दैट वुड बी 12 - 6 दैट इज 6। यानी इस आइसोटॉप में 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन। लेकिन जो दूसरा आइसोटॉप है C613, इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स। आप देखें न्यूट्रॉन निकालेंगे 13 - 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा 7।
इसी तरह जो C614 है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 14 माइनस 6 यानी 8 हो जाएंगे। अब ये भी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के तमाम आइसोटोप्स इक्वली स्टेबल नहीं होते, यानी कोई आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल होता है और कोई आइसोटोप हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं तो इसमें जो प्रोटियम है ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए 99% जो नेचर में हाइड्रोजन पाया जाता है वो यही आइसोटोप होता है 1H1। 1H2 और 1H3 ये बहुत कम परसेंटेज में नेचर में पाए जाते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, अमंग दीज C612 एंड C613 आर स्टेबल बट C614 इज अनस्टेबल स्टूडेंट्स। C614 decays into nitrogen along with the emission of beta and neutrino। ये आगे चलते हुए हम रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम बीटा डिके पढ़ेंगे, तो वहाँ चलकर मैं आपको बताऊंगा ये बीटा एमिशन क्या होती है। लेकिन यहाँ तक आपको इतना याद होना चाहिए कि C614 जो है ये बीटा एमिटर है, यानी बीटा रेडिएशंस का सोर्स है। एक और बात, आइसोटॉप्स की स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। आइए इस बात को समझ भी लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? आप जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर पाए जाने वाले, हमेशा यही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कोई भी एटम में न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए कोई भी एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी नेट चार्ज किसी एटम पर नहीं होता। हाँ, वही एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। यानी आइसोटॉप्स कोई भी ले लिए जाए, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनके तमाम केमिकल रिएक्शंस भी सेम होंगे, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है। लेकिन आप चेक करें इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स ऐड होने से डिफरेंट आइसोटॉप्स बन रहे हैं। तो न्यूट्रॉन जब ऐड होगा तो ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस का साइज़ है, उसका मैस है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, यानी इसका साइज़, इसका रेडियस ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एटम का या न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, उसका मैस क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी स्टूडेंट्स डिफरेंट होती हैं आइसोटॉप्स की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। लेक्चर 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने ये कवर कर लिया टॉपिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 12.2 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। यहाँ तक अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।